Good morning to all of you and welcome back. So back to school now, and as you are seeing that this is however a little change you must have seen. Change ये है कि as usual मेरे बाएं तरफ लैपटॉप रखा गया है, आज एक कैमरा एक्सटेंशन लगाया गया, तो थोड़ा सा as I said we have done a little bit of R&D on this और लैन केबल से लैपटॉप को लगाया गया है, तो आई होप कि आज इंटरनेट वाला इशू नहीं आना चाहिए, बाकी देख लेते हैं. आई होप थिंग्स शुड बी मच स्मूथर टुडे. ठीक है, एज आई सेड दैट हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी होता है, तो वी हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ R&D इन द लास्ट क्लास व्हेन देयर वाज लॉट ऑफ स्टॉपेज एंड ऑल. आई होप थिंग्स विल बी मच स्मूथर टुडे. फाइन. Okay, so well, some are still in the pipeline, means in the waiting room. हाँ, देहम डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई मीन केवीपीआई के कुछ क्लासेस होंगे, बट दे विल बी लाइव सॉरी दे वुड बी ऑफलाइन. ऑफलाइन मींस स्कूल आना पड़ेगा उसके लिए, तो एक प्रोग्राम बनाया जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक. आई मीन मे बी नॉट ऑन ऑल द डेज, on certain days you will be called to the school for specific classes regarding KVPI. See, as far as the 11th syllabus is concerned, दो तीन टॉपिक्स है जो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक, तो चलो ठीक है. बट लेट्स से अगर 12th का सिलेबस में देखता हूं, तो वो थोड़ा सा कवरेज करना जरूरी है, बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स यू मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ. आई मीन, तो देखते हैं जितना कवरेज कर सकते हैं, प्लस थोड़ा सा वो सब भी है. आई थिंक बायो भी है, आई थिंक. तो दोज आर थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी. तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना. बट यस, इट हैज बीन डिस्कस्ड एंड प्लानिंग इज बीइंग मेड. बट वही है कि थोड़ा सा एक इशू है कि शायद स्कूल बुलाया जाएगा those who are interested in KVPI classes. This is what has been planned till now. तो बाकी देखते हैं. Obviously it will be discussed with you also. Maybe Ravi sir will discuss this week coming. But जो भी होगा वो next week से होगा, तो not this week. ठीक है ना. चलो, तो like we have discussed in the last class impulsive friction. ठीक है. To start off with, good morning messages from Garv, Om Pathak, Som, Harshit, Mansha, Parth Bansal, Deyam. Parth has also asked, will school buses come? Actually ना स्कूल बसेस का परमिशन अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि स्कूल बसेस अभी इमीडिएटली होंगे. बट आई थिंक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ और व्हाटएवर, मे बी मिड नेक्स्ट मंथ और एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, होपफुली इट शुड बी देयर. इस मंथ तो मुझे चांसेस कम लग रहा है, till the government reviews the school opening program details, है ना. हर लॉकडाउन, हर अनलॉकिंग में कुछ ना कुछ नया चीज खुल रहा है, तो आई होप कि इस बार स्कूल बसेस की बारी है, होपफुली. ठीक है ना. चलो, तो लाइक लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग ऑन कुंबले वर्सेस वॉन, शेन वॉन टू बी प्रिसाइज. तो ये काम करते हैं, थीम वही रख लेते हैं, है ना. So the theme remains the same, and that is Kumble versus Warney. Let's see how they were different. तो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि अगर मैं एक बॉल को ट्वर्ल करके छोड़ देता हूं वर्टिकली, तो देखना वो बाउंस करके थोड़ा सा आगे जाके प्रोजेक्टाइल की तरह प्रोजेक्टाइल होके फिर गिरता है. ठीक है ना. दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड. तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसे और ऐसे. एक चीज जरा सोचो, अगर मान लो मैं एक बॉलर हूं, थोड़ा सा मैं पीछे करके दिखा रहा हूं, और अगर मान लो अगर ये बॉल का ट्रेजेक्टरी है, see the ball might be going like this and so on, but when you look at from this angle you will actually see the ball go like this only. और एक चीज जरा इंटरेस्टिंग सोचो, बॉल ऐसे गया और बाउंस करके इधर स्पिन कर गया, यानी ऑफ स्पिन हुआ, और अगर इधर स्पिन कर गया तो लेग स्पिन हुआ. तो इज इट द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑफ स्पिन? अगर मान लो बॉल यूं आता है, तो तुम अगर यहां से देखोगे तो तुमको तो बॉल ऐसे ही नजर आएगा, है ना, क्योंकि तुमको तो कर्व नजर आएगा. नजर नहीं आएगा, कर्व साइड से नजर आएगा. अगर मान लो ये पिच है तो साइड से कर्व नजर आता है. बट अगर मान लो तुम बॉलर के विकेट टू विकेट देख रहे हो, तो इन दैट केस तो तुमको सिर्फ बॉल का ऊपर नीचे दिखेगा, साइड नहीं दिखेगा. लेकिन बाउंसिंग के बाद इधर होगा, है या नहीं. तो कल अगर याद करके देखो, हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो म्यू फ्रिक्शन है और अगर h हाइट है, लेट्स टेक E as E only, means coefficient of restitution. In that case जो px आया था वो आया था m into
अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू 1 प्लस सी इंटू म्यू, है ना, इंटू म्यू, ये px था। और उस हिसाब से फिर रेंज वगैरह निकला, है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम, और म्यू टाइम्स करके आए थे एंड डेल्टा टी वगैरह। तो ये px आ गया था, यानी अगर यूं आता है तो x डायरेक्शन में आगे कितना जाएगा, that will depend on that horizontal thing and that will obviously depend on h. So therefore obviously no need to say about that, I think it's too obvious. Obviously this range will depend on h, which means h larger implies r larger. I think that's obvious. अब इससे कंक्लूजन क्या हो रहा है, देखो कि अगर एक स्पिनर को बॉल को ज्यादा स्पिन कराना है, यानी बॉल को अगर ज्यादा डाइवर्ट कराना है, चाहे ऑफ स्पिन इस तरफ हो चाहे लेग स्पिन इस तरफ हो, इन दैट केस क्या होना चाहिए, हाइट ज्यादा होना चाहिए। सो फॉर लार्जर स्पिन क्या होना चाहिए, h शुड बी लार्जर। अब क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा रिलेट करके देखो, क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में h को ज्यादा रखने का मतलब क्या होता है, अपने लैंग्वेज में बताओ जरा। क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में या पार्लंस में h को ज्यादा रखना है तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में? कैन एनीबॉडी टेक द वॉलंटरी? क्रिकेटिंग लैंग्वेज में h को ज्यादा रखना है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एनीबॉडी? रिलीज पॉइंट ना, रिलीज पॉइंट नहीं, वंश हैज गिवन द राइट आंसर एंड दैट इज बॉल में ज्यादा फ्लाइट दिया जाता है। इसलिए देखो अगर तुम स्पिन ज्यादा चाहते हो तो इन दैट केस बॉल में ज्यादा फ्लाइट देना पड़ेगा। सो देयरफॉर फॉर लार्जर स्पिन h इज लार्जर implies flight should be higher. इसलिए देखा होगा कि इनवेरिएबली अगर कोई अच्छा स्पिनर होता है, टॉप स्पिनर होता है, अगर मान लो बहुत अच्छा से स्पिन करता है तो उसके बॉल्स में देखना फ्लाइट ज्यादा होता है। फ्लाइट ज्यादा होगा तो ही जाके ज्यादा स्पिन रिजल्ट में आएगा, ठीक है ना। एंड बिल्कुल सही बोला है, आई थिंक वंश ने बोला, उसके बाद केतव, और अब तो मैं देख रहा हूं देहम ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। फ्लाइटेड डिलीवरी ज्यादा होगा, इन दैट केस स्पिन ज्यादा होगा। Now that was the speciality of Harbhajan Singh, that was the speciality of Shane Warne, even Muralitharan also. क्या मुरलीधरन का थोड़ा सा वो हाथ का डिलीवरी का एक एक्शन का वो सब भी एक था, so that was a little different I mean. But Shane Warne, even Terminator, that is Harbhajan Singh and so on, they all had this speciality कि उनके फ्लाइट ज्यादा होता था, मतलब हाइट ज्यादा होता था। But what about कुंबले? कुंबले का मैंने क्या बोला कि बॉल आता था और एकदम से जो है टेक ऑफ करके चला जाता था। वो कैसे होता था? That was because while delivering the ball, the way Kumble would deliver would be like this, ऐसे करके यूं, ऐसे। Now you might see इस छोटा सा एक्शन के डिफरेंस से क्या फर्क पड़ जाता है। Now let me explain how does it create a difference, ठीक है ना। I will just explain I mean. Om has used the word skidding, तो मैं skidding word यूज करूंगा तो that would become a little bit more physics side of it. मैं क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलूंगा that is flipper. फ्लिपर कैसे होता है वो देखा जाएगा। फ्लिपर इस तरीके से होता है कि कुंबले का जो बॉल था, as I said yesterday, कि बॉल आता था एक सर्टेन स्पीड से और उससे ज्यादा स्पीड से निकल जाता था, यानी बॉल वुड कम लाइक दिस एंड गो लाइक दिस। अब बैट्समैन ये चीज कैसे अंदाजा कर लेगा? उसको बैट्समैन को फ्लाइट में दिखता है तो बैटिंग अकॉर्डिंगली करता है बैट्समैन, लेकिन बॉल टप्पा खाने के बाद एकदम से स्पीड बढ़ के जल्दी आ जाएगा, इसका तैयारी तो तुम पहले से नहीं कर पाओगे। अच्छा अगर हर बॉल में ऐसे हो तब तो समझ में आता है, वो कुछ ही बॉलों में होता है, तो तुम बैट को लाओगे तो एक रेगुलर बॉल के हिसाब से लाओगे, फ्लिपर के हिसाब से तो लाओगे नहीं। एंड दैट वाज द मोस्ट डेंजरस बॉल ऑफ कुंबले। नाउ व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड। उसका फिजिक्स ये था कि जो बॉल डिलीवरी किया जाता था, ये लो ये बॉल है सपोज, मैं थोड़ा जानबूझ के बड़ा करके दिखा रहा हूं, उसको
ऐसे एक ओमेगा नॉट दिया जाता था, ऐसे एक ओमेगा नॉट दिया जाता था। In a manner, you to understand this, that when the ball is just striking the ground, जब बॉल स्ट्राइक कर रहा है तो बॉल के पास तीन टाइप के मोशन होगा, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक स्पिनिंग वाला। तो एक Vx होता है और एक Vy होता है, एक Vx और एक Vy, ठीक है, और एक ओमेगा नॉट भी है। अब जरा सोचो, if let's say omega naught r, if radius of the ball is suppose r, if omega naught r is greater than Vx, अगर ओमेगा नॉट r greater than Vx होगा तो क्या होगा, जो लोएस्ट पॉइंट है वो पीछे जा रहा है, so the lowest point would be going behind. As a result, during the collision or during the impact of the ball on the ground, क्या होगा, फ्रिक्शन यहां पे आ जाएगा, and that is mu n average. मैं n average इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तो कोई नॉर्मल का फिक्स्ड वैल्यू तो होता नहीं है। A ball engages with the ground and then disengages, तो there is a small interval, तो उसके अंदर सारा चीजें होता है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, but the point is that this friction gives it a larger speed. Therefore, while going up, so after bouncing, you will see that the Vx dash, that is after bouncing on it, so you will see that Vx dash will greater than, यानी जिस स्पीड से बॉल आया उसके ज्यादा स्पीड से बॉल आगे चला गया, ठीक है, यानी जिस स्पीड से बॉल आया उससे ज्यादा स्पीड से चला गया, और यही बैट्समैन को चकमा देता था, तो बैट्समैन उतना तैयारी कर नहीं पाता था, तो बिफोर द बैट वुड कम डाउन, द बॉल हैज ऑलरेडी कम, either it would wrap on the pad, or maybe it would go and hit the wickets, or maybe some odd part of the bat which the batsman was not planning. Now tell me one thing, how do you reconcile energy in this case? Kinetic energy जिस स्पीड से आया उससे ज्यादा स्पीड से अगर जा रहा है तो एनर्जी तो गेन हो रहा है, how do you reconcile the energy gain in this case? Can anybody go ahead? Som has asked ki okay, Arianta said कि ओमेगा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, and Som has asked कि फ्रिक्शन आगे की तरफ कैसे आ गया, आगे की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि ओमेगा नॉट r is supposed to be much more than Vx, जो बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, उससे ज्यादा अगर ओमेगा दोगे तो यानी लोएस्ट पॉइंट का पीछे की तरफ जा रहा है, यानी फ्रिक्शन क्या आगे की तरफ, तो वही क्या करता है, बॉल को आगे की तरफ और तेजी से पोस्ट बाउंसिंग और तेजी से आगे जाता है, इसलिए पोस्ट बाउंसिंग उसका जो x का वेलोसिटी है वो मैंने Vx डैश लिखा है ये वाला, और बिफोर बाउंसिंग, जस्ट बिफोर बाउंसिंग जो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है दैट इज सपोज Vx, तो आफ्टर बाउंसिंग क्या होगा, Vx dash will be more than Vx, and that is why the ball will bounce, go faster after bouncing. That was the ball that Kumble had in his trump card. ठीक है, now let me सर गूगली तेज क्यों नहीं जाती डब्बा आगे? हाँ बेटे, गूगल भी ऑलमोस्ट ओमेगा सीधा ही होता है, मतलब जैसे कुंबले का होता है गूगली का भी ऑलमोस्ट, तो वो तेज क्यों नहीं जाती? नहीं इसमें इशू है, सुनो, ओमेगा सिर्फ ज्यादा होने से नहीं चलेगा, सब्सटैंशियली ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इंपैक्ट याद रखना ओमेगा को अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, ये देखो ओमेगा इधर है, ओमेगा के वजह से फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, यानी I would not say omega naught is greater than Vx, I would say substantially, so that जो impulsive torque of the friction होता है वो कहीं ओमेगा को रोक ना दे, यानी तुमको क्या करना है, थोड़ा सा छुपा के, ये दिख जाता तो बैट्समैन को पता चल जाएगा कि फ्लिपर हो रहा है, थोड़ा सा छुपा के एकदम से टॉप स्पिन देके, लेकिन बॉल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अदरवाइज फिर बॉल स्पिन भी कर जाएगा, जबकि इंटेंशन स्पिन करनी है, इंटेंशन है कि स्पीड बढ़ जाए बस, और कुछ नहीं, दैट इज द इंटेंशन, ठीक है ना। और सब्सटैंशियली ओमेगा नॉट आर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, सो दैट ड्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ कोलिजन जो टॉर्क लग रहा है, ये देखो म्यू एन का टॉर्क, देख रहे हो म्यू एन का टॉर्क, वो ओमेगा नॉट को अपोज कर रहा है, तो टॉर्क अगर अपोज करेगा तो ओमेगा को कम कराएगा, अगर ओमेगा बहुत अच्छा सा मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा तो इट माइट इवन बी स्टॉप, अगर वो स्टॉप कर दोगे तो इन दैट केस फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा ही नहीं,
फ्रिक्शन तो फिर पीछे की तरफ हो जाएगा, फिर तो फास्ट कहां हो पाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, है या नहीं? बट एनीवे लेट मी गो बैक टू माय अर्लियर क्वेश्चन, दैट इज यहां पे वेलोसिटी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, हाउ डू यू रिकंसाइल दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग? वेल आई थिंक one answer I've already got, and that is from Aditya Mathur, and his answer is very perfectly correct, and that is कि इसमें रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा सा ट्रांसलेशन यानी लीनियर एनर्जी में, यू आर राइट। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो इसके पास रोटेशनल एनर्जी था बिकॉज़ ऑफ ओमेगा, लेकिन ओमेगा अपोज्ड होगा, तो बाय द टाइम इट जंप्स अवे, जंप्स आफ्टर बाउंसिंग, देखना ओमेगा कम हो जाएगा, तो उसका रोटेशनल एनर्जी कम हो जाता है, और इन टर्न ट्रांसलेशनल एनर्जी जो Vx के कारण होता है वो बढ़ जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ डिलीवरी ऑफ लेट्स से बाय कुंबले, एस्टवाइल कुंबले। सर Vy डैश भी तो कम हो जाएगा, कौन सा Vy डैश? अब देखो अगर मान लो इलास्टिक या ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन लोगे तो इन दैट केस Vy में ज्यादा कुछ इंपैक्ट करेगा, है नहीं? तो लाइक लेट्स से देयर विल बी 5% रिडक्शन और Vx पता चला 20% इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया ना फिर, है नहीं? लेकिन वो बढ़ कैसे रहा है ना, वो रोटेशनल को कम करा के बढ़ रहा है, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। चलो इन द मीनवाइल देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट इज फ्रॉम Aryan, and that is in this way we can also deliver a ball whose velocity becomes less after bouncing. You are very right, you can, but then पता क्या होता है कि बॉल को डिलीवर करने का नॉर्मल तरीका ये होता है, ठीक है? तुम जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर उसके लिए स्पिन उल्टा दे दो, लेकिन ऐसे अगर करोगे ना तो बैट्समैन को दिख जाता है, उसको हाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो तुमको पता कैसे करना पड़ेगा, बॉल को ऐसे डिलीवर करना पड़ेगा, यूं। So like while delivering ऐसे करते हुए, अब थोड़ा झुक के दिखाना पड़ेगा, instead of doing it normal stuff like this, you have to do like this. Now that is very visible actually. तो बैट्समैन को पता चला रहा है ये तो उल्टा डिलीवर कर रहा है, तो यानी ये बॉल स्लो हो जाएगा। What you are saying is technically very perfect and you are right. कि अगर मैं इसका स्पिन उल्टा कर दूं, फिर तो बॉल बाउंस करके स्लो होके आएगा, काफी स्लो हो जाएगा, you are right. But वो ना छुपाना मुश्किल होता है। After all, नकल बॉल, also to hide your intention. सर नकल बॉल, लेकिन ऐसे वाला जो बॉल होता है ना, उसको तुम वैरायटी ऑफ तरीके से कर सकते हो, दैट्स हाउ इट कैन बी डन। सर नकल बॉल कैसे होता है? हाँ बेटे, नकल बॉल थोड़ा तो पीछे घूमता है वो भी। हाँ नकल बॉल में यही करते हैं, तो लेकिन वो है ना कि छुपाना मुश्किल होता है, इसलिए नकल बॉल बहुत लोग करते हैं, पर बहुत लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बैट्समैन भी बहुत कीनली देखता है, जिस समय बॉल डिलीवरी होता है ना, सबसे ज्यादा अटेंशन बैट्समैन का उस वक्त होता है जब बॉल डिलीवरी हो रहा है, क्योंकि बैट्समैन देखता है कि डिलीवरी कैसे किया, अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। बाकी हवा में भी देखता है, उसका फ्लाइट, उसका स्पीड वगैरह सब जज करने के लिए, बट जिस वक्त डिलीवरी हो रहा है उस समय बैट्समैन का अटेंशन सबसे ज्यादा बॉलर के हाथ पे रहता है, तो नकल बॉल को थोड़ा छुपाना मुश्किल होता है, ठीक है ना? खैर, ध्रुव शर्मा इज आस्क्ड कि क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? नहीं, एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं सकता। उसके पीछे रीजन बताता हूं, क्योंकि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन के केसेस में एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकता, ठीक है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन में हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर याद करके देखो, मैंने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव वाले लिस्ट में आता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव वाले लिस्ट में आता है, ठीक है ना? चलो, आई थिंक नाउ लेट्स प्रोसीड, वी हैव डन अ डिस्कशन ऑन दिस इज मोर प्रैक्टिकल। हां जी, फिर अगर ओमेगा नॉट आर Vx से कम होगा जब भी तो बॉल पीछे जाएगा, मतलब रुकेगा बॉल। अगर ओमेगा नॉट आर Vx से कम होगा तो हाँ होगा, लेकिन पता है होता क्या है कि अगर मान लो तुम ओमेगा 2 ही ना, ओमेगा का दोगे नहीं तो क्या होगा, तो थोड़ा बहुत तो रिडक्शन बॉल का होता ही है, तो उतना तो बैट्समैन वैसे ही अंदाजा कर लेता है कि देखो एक बैट्समैन क्या जज करता है कि अगर मान लो 100 किलोमीटर पर आवर अगर बॉल बाउंस किया तो बाउंस के बाद 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ये तो बैट्समैन वैसे ही अंदाजा लगाता है, और बैटिंग उसी तरीके से ही होता है। प्रॉब्लम तो तब होता है ना कि बैट्समैन सोच रहा है कि 100 से आया तो बाउंस करने के बाद 95 हो जाएगा या 90 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से बैट्समैन अपना बैट को वो करता है, घुमाता है, और पता चला वो हो गया 125, तो ये तो बैट्समैन ने अंदाजा नहीं लगा। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। देखो बैट्समैन ये तो जानता ही है कि क्योंकि बाउंस करने के बाद फ्रिक्शन ऐड कर रहा है तो थोड़ा बहुत रिडक्शन होगा, उतना तो बैट्समैन अंदाजा लगाता है, लेकिन अगर उल्टा होगा तो ये बैट्समैन को कैसे पता चलेगा?
That is what the art is. ठीक है ना? चलो खैर, anyway, this was a pretty simplistic discussion. There is huge amount of physics in sports, I mean, and that could be possibly and endless discussion. तो मैं उस पे जाना नहीं चाह रहा, but yes, it's no doubt fascinating. ठीक है ना? चलो तो like let's proceed now. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशन के एनर्जी के ऊपर, ठीक है? सो टुडे वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल, देखो, अगर मान लो एक बॉडी को अगर हम एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। So let's say this is the fixed axis, this is the body, and let's take a point particle. So let's say here, ये dm हो गया, this is the fixed axis, ये dm हो गया, ये r हो गया, और ये ऐसे घूम रहा है, और अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इन दैट केस इसका स्पीड क्या होगा, ओमेगा। तो इस पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, है ना? तो इस पार्टिकल का एनर्जी होगा हाफ, तो यानी डी के इज इक्वल टू हाफ dm इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर का स्क्वायर। इसका वेलोसिटी ओमेगा आर है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ dm ओमेगा आर का स्क्वायर, आई थिंक सिंपल, इज इक्वल टू हाफ, और अगर काइनेटिक एनर्जी करना हो तो इंटीग्रेट करोगे, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लो। Now if you look at the beginning of the chapter, this is precisely what we've done, and that is integration r square dm. Now this is nothing but moment of inertia, so this will be equal to half I axis into omega square. So that is the idea of kinetic energy in case of rotation. So we call this as rotational kinetic energy. ठीक है? But let us say अगर ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं घूम रहा है, suppose the object is translating as well as rotating, फिर क्या होगा? Let's see. So let's take an object, ये सेंटर ऑफ मास है, तो लेट्स से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, ठीक है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, और ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, और मैंने dm यहां पे एक पार्टिकल लिया और ये r है। तो अगर देखोगे तो लेट अस से ये उसका वेलोसिटी हुआ, है ना? तो अगर ये थीटा है लेट्स से, तो अगर इसका वेलोसिटी ले लेते हो लेट्स से ओमेगा आर ही होगा, है ना? तो अब मैं काम करता हूं, एक ले लेता हूं, ये अगर थीटा है तो ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये ऐसे हो गया, ये हो जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा, तो cos sin थीटा, this will become omega r sin theta, and this is your omega r cos theta, ठीक है? तो अगर मैं इसका वेलोसिटी को x या y कंपोनेंट में ब्रेकअप करता हूं तो क्या आता है ना? तो x कंपोनेंट हो जाएगा v प्लस ओमेगा r sin theta, vxl. I'm deliberately taking the velocity along the x-axis without loss of generality. There is no harm actually. तो ये हो गया vx, और vy क्या हो गया ना, ओमेगा r cos थीटा आ गया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना? टोटल काइनेटिक एनर्जी K will be इंटीग्रेशन हाफ dm v प्लस ओमेगा r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ dm ओमेगा r cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आएगा,
Let's proceed. Is equal to half dm, इसको v स्क्वायर कर लो प्लस हाफ dm v इंटू आर साइन थीटा और ट्वाइस भी होगा 2vr sin theta, सॉरी 2v ओमेगा r sin theta, r ओमेगा sin theta, एक v स्क्वायर वाला टर्म, एक 2ab वाला टर्म और एक इधर ओमेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इधर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. So I think that will add up and will become half of integration dm into ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर. वो एक्चुअली क्या ना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो वो ऐड होकर 1 हो गया, तो we get the result. अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, this is nothing but half v square integration dm plus, now this is interesting, ये 2 to cancel हो गया, v ओमेगा बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन r sin थीटा into dm, ठीक है, प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर dm. माइंड यू r हमने लिया है सेंटर ऑफ मास से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज नथिंग बट हाफ m vcm का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ICM plus this middle term is very interesting. The reason being that ये जो middle term है, जरा ध्यान से देखो, this is r sin theta into dm. r sin theta is nothing but y, है ना, देखो ये थीटा है तो ये r sin theta हो. Now tell me y dm का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं about the center of mass, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ जरा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ. How much will this expression be equal to? Can anybody tell? 0. Okay, I think that's right. I think most of you have given the right answer. Why most? Everybody अभी Aryan, Sania, Som, Shreyasi, Krish, everybody is given the right answer. बिल्कुल सही, क्योंकि यही तो सेंटर ऑफ मास है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके ऊपर अगर ydm निकालता हूं, इसके नीचे का ydm निकालता हूं, यानी अगर पूरा इंटीग्रेशन करता हूं तो आंसर 0 आएगा. क्यों? Because this is nothing but mass moment, and the mass moment about center of mass is always equal to 0. यानी total kinetic energy of a body कितना आ रहा है? So we are talking about total kinetic energy in translation plus rotation motion. हमने ट्रांसलेशन का कर रखा है हाफ m vcm का स्क्वायर, हमने प्योर रोटेशन का भी अभी थोड़ा देर पहले किया था हाफ i एक्सिस ओमेगा स्क्वायर. अब मैं कर रहा हूं, सपोज अगर बॉडी लीनियर भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा ना, हाफ m vcm का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. बट ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, फिक्स्ड है अगर एक्सिस, इन दैट केस हाफ I एक्सिस ओमेगा स्क्वायर है. मैंने I सेंटर ऑफ मास कंपलसरी नहीं बोला है, लेकिन उसके लिए एक्सिस फिक्स्ड होना चाहिए. तो जो फिक्स्ड एक्सिस है हाफ I अबाउट दैट एक्सिस जो फिक्स्ड वाला है इनटू ओमेगा स्क्वायर. अब मैं क्या कह रहा हूं, ICM VCM, ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर लीनियर और मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कर रहा है तो हाफ m VCM का स्क्वायर है प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर. दैट्स व्हाट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इन सच ए केस. ये ध्यान रखना. अच्छा, एक और चीज भी है, however we have a choice here also. ये लिखने दो नीचे वाला. In case IAOR exists, अगर मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो किसी सिस्टम पे, मान लो है, जैसे कि देखा होगा कई बार प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में कई बार वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है. इन दैट केस total kinetic energy can also be written as half
I about IAOR into omega square. Now you might say आपने तो एक ही टर्म कर दिया, दूसरा टर्म कहां चला गया? वो जो ट्रांसलेशन वाला जो काइनेटिक एनर्जी है ना, एक्चुअली क्या है ना कि अगर IAOR एग्जिस्ट कर रहा है तो पता क्या होता है, मैं बताता हूं। जैसे सिंपल सा ही ले लो, सपोज ये बॉडी है और ये IAOR और ये मान लो सेंटर ऑफ मास। अगर ये IOR है, इसका मतलब क्या हुआ देखो कि बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, अगर ये ओमेगा है मान लो, तो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? ओमेगा, है या नहीं? तो मैं क्या ले रहा हूं, तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी देखो तो क्या है ना, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, है ना? लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला करता हूं तो क्या आता है ना, हाफ ICM, तो हाफ ICM प्लस अगर ये R है मान लो तो mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा r का होल स्क्वायर। तो वही तो हो गया इसमें, यही तो v वाला टर्म है। तो देयरफॉर अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इन दैट केस तुम अगर अकेले एक टर्म से भी रोटेशनल एनर्जी निकालते हो विद एक्सिस एट द IAOR, तो इन दैट केस एक ही टर्म से भी टोटल काइनेटिक एनर्जी वही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंसेप्ट रोटेशन और एक ही है, कंसेप्ट तो यही है कि हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर ICM, कंसेप्ट वही है। इट इज जस्ट दैट IOR वाले केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर IAOR के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, तो इन दैट केस यही टर्म तुमको पूरा काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तुम्हारे सामने रिजल्ट है, ये देखो क्या डिफरेंस है, बताओ, यही तो वो है, दोनों में क्या डिफरेंस है? v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो ये v की जगह ओमेगा r हो गया, ICM ओमेगा स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है या नहीं? तो ये IOR वाले केसेस में दो टर्म को कैलकुलेट ना करके एक ही टर्म से तुम उसको समेट सकते हो। सो दैट्स अ चॉइस दैट वी हैव, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है ना? सर अगर इसमें फिक्स्ड एक्सिस हो हां बेटा, COM के अलावा, अगर इसमें फिक्स्ड एक्सिस हो COM के अलावा, नहीं तो फिक्स्ड एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो वो हो गया, और अगर फिक्स्ड एक्सिस ना भी हो तो IOR वाला हो गया, यही तीन है बस, और कुछ नहीं, ओके सर। है ना? देखो अगर फिक्स्ड एक्सिस है तब तो समझ लो कि उसको ट्रांसलेशन ना भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ लुकिंग एट इट। और अगर मूविंग है, लेकिन अगर एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस है तब तो थर्ड वाला हो गया जो मैंने बताया। और इन जनरल जो यूनिवर्सल आंसर है वो तो वही है, यूनिवर्सल तो यही है, यूनिवर्सल तो यही है, ठीक है ना? चलो, इन द मीनवाइल देहम ने भी एक सवाल पूछा है, दैट इज अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन वाले केस में IOR होता है तो हम उसके अबाउट लीनियर वेलोसिटी कंसीडर नहीं करेंगे। यही तो मना किया ना मैंने कि अगर IOR है, इन दैट केस एक ही टर्म हाफ I यानी मोमेंटम इनर्शिया अबाउट IOR into omega square will give you a kinetic energy which is same as translation plus rotational जो actually है, बस ये उसके कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, ऐसे नहीं कि कोई नया कंसेप्ट आ गया। देखो मैंने वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर IOR वाला है, जैसे ये IOR हो गया सपोज, ये वाला पॉइंट, तो इन जनरल तो ये करना ही करना है, लीनियर प्लस रोटेशनल, वो तो करेंगे हम लोग, लेकिन इसके अल्टरनेटिव जो मैंने ये बताया उससे भी देखो वही रिजल्ट आ रहा है। तो यानी एक्चुअली एक ही है, वो है लीनियर काइनेटिक एनर्जी अलग प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग, असली तो ये है, असली तो ये है, ठीक है? चलो, आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन। आदित्य दास की आप क्या नेक्स्ट क्लास भी लोगे? नहीं, आज तो शायद केमिस्ट्री क्लास है, जो मुझे मालूम है। इन केस अगर इफ इज स्टिल नॉट वेल तो देन हो सकता है वो, आई डोंट नो, बट शेड्यूल में तो उन्हीं का ही है। होपफुली इज वेल नाउ। वो r के अबाउट सेंट्रल मास ओमेगा r से मूव कर रहा था ना? देखो अगर IOR है, अगर IOR है मान लो, सेंटर मास से IOR का डिस्टेंस अगर r होगा तो उस इंस्टेंट पे सेंटर मास का वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम IOR टू सेंटर मास, तो वो रिलेट हो जाता है, इसलिए वो रिलेट हो जाता है। वही मैंने ड्राइंग यहां पे बनाया था,
I hope you Okay. Yes. चलो अब इसमें एक और इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड दैट इज सपोज मैंने ऐसे करके एक सॉलिड सिलेंडर को हैंग किया हुआ है, ये एच हाइट नीचे आ जाता है, एच हाइट नीचे आ जाता है सेंटर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो फाइंड आउट दी वेलोसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, गो अहेड। Dhruv Sharma has given an immediate answer, but I was expecting that. क्योंकि आसान क्वेश्चन है, I'm not reading out the answer so that nobody gets a hint on that. But इसमें क्या यूज करेंगे? Energy conservation, है ना? So like that is nicely coming down. So there is a reduction in the potential energy, and that will get converted into linear plus rotational energy. अब अगर तुम linear plus rotation करना चाहते हो, your choice, no issues. और नहीं तो इसको IOR लेके, ये जो पॉइंट है इसको IAOR लेके जो है तुम कैलकुलेशन एक ही इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना? आंसर दैट हैज कम अप इज फ्रॉम ध्रुव शर्मा एंड दैट इज रूट अंडर 4GH/3, दैट्स आंसर। चलो लेट्स सी, अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल एनर्जी देखता हूं तो mgh, that is going into linear kinetic energy plus rotational kinetic energy, और अगर IOR के अबाउट करते हो तो इकट्ठे कर लो, नो इश्यूज। इकट्ठे अगर करते हो तो क्या आ गया, हाफ I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAOR, तो क्या होगा 3/2 mr², और अगर V होता है तो ओमेगा क्या होगा V/r। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इवन ड्यूरिंग डायनेमिक्स आल्सो वी डन इट, तो इनटू V/r का होल स्क्वायर, तो ये 3/4 हो गया, 4/3 है, so that's it. So therefore V is equal to under root of 4/3GH, बिल्कुल सही है। और अब मैं देख रहा हूं कि सोम ने भी करेक्ट आंसर दे दिया ध्रुव के बाद, एंड देहम ने भी करेक्ट आंसर दे दिया, एंड दैट इज 4GH/3, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम Aryan, एंड दैट इज Aryan is saying कि how do we conserve energy here? Tension is external force. इस केस में पता है क्या हो रहा है, टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज दैट टेंशन का तो वर्क डन नहीं होगा ना, क्योंकि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पे टेंशन एक्ट कर रहा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये चीज। सो देयरफॉर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वी आर नॉट सो मच बॉदर्ड, ठीक है ना। और टेंशन वैसे भी मासलेस है इस केस में, so therefore it will anyway not contribute to any network there, ठीक है। so therefore it will not be an issue, and therefore we can do this solution, not an issue at all, ठीक है। चलो let's proceed now a bit more, now let's go ahead a little bit more। ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। m ये भी सॉलिड सिलेंडर है या डिस्क मान लो, mr, तो जब ये हाइट नीचे आ जाएंगे तो फाइंड आउट द वेलोसिटी। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी वार्म अप के है, वार्म अप के लिए। गो अहेड एंड क्विकली फाइंड आउट द आंसर, अगेन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। इन द मीनवाइल मैं देख रहा हूं कि सबने आंसर करेक्ट दिया, ध्रुव ने दिया, सोम ने दिया, देहम ने दिया, बट एक चीज और भी है, काउंटर, एंड दैट इज सिर्फ 3 ही जन ने दिया है। ये क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं क्या सबको? आई डोंट थिंक सो, टफ तो नहीं लगने चाहिए, है ना। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? अब इसको जल्दी आंसर करो, जो मैंने अब दिया, मैंने जानबूझ के मास तीनों का सेम दिया जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। Aryant, Dhruv, Jasraj have given a quick answer. Aryant, Dhruv, Jasraj have given a quick answer, and that is under root of 4GH/5। चलो मैं देखता हूं, तो इस बार जो कैलकुलेशन होगा
वो ये हो जाएगा कि रिडक्शन इन पोटेंशियल तो एक ही का हो रहा है और तो किसी का हो नहीं रहा है, तो देयरफॉर mgh तो पोटेंशियल का रिडक्शन होगा, इज इक्वल टू इसका हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इसका भी जो टेबल के ऊपर है, और सिलेंडर का यानी डिस्क का। तो अगर हम लोग ऐसे केसेस में देखते हैं प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, तो दैट केस क्या होगा, हाफ mr स्क्वायर बाय 2 I into omega square v by r का होल स्क्वायर। तो 1 half plus half 1 plus 1 by 4 is 5 by 4, and that's why you are right, v is equal to under root of 4 by 5 gh। कितने लोगों ने करेक्ट दिया? दैट्स राइट, देहम, अरियन, ध्रुव, जसराज। अच्छा, देहम ने बाद में आंसर चेंज किया, रूट अंडर 4gh by 7। नहीं 7 तो नहीं आ रहा, डिस्क लिया ना, हाँ डिस्क में तो mr square by 2 ही आएगा। हाँ सर, गलती उनका ही उनको। अच्छा, वो मुझे लगता है शायद तुमने वो एक्सिस को शिफ्ट कर दिया होगा गलती से, शायद आई डोंट नो इफ देयर इज सम अदर एरर। चलो एनीवे, तो सर तो हम इस सेंटर के अबाउट क्यों लेंगे वैसे, मतलब शिफ्टेड के अबाउट क्यों नहीं लेंगे? क्या समझा नहीं, एक बार दोबारा बताओगे? जो शिफ्टेड एक्सिस के आउट क्यों नहीं लेंगे, जो मतलब प्लस mr स्क्वायर और क्यों नहीं ऐड करेंगे? ये इसलिए क्योंकि इस बार तो एक्सिस ये हो गया ना, सेंटर है, ये घूम रहा है सेंटर के अबाउट। ये देखो ध्यान से देखो, ये इस बार सेंटर के अबाउट घूम रहा है। और वो जो शिफ्ट विफ्ट की बात कर रहे हो ना, अभी आने वाला है, रुको, अभी तो मैंने पहले बोला ना वार्म अप क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा और रुको, अभी आएगा क्वेश्चन और आएगा, खत्म नहीं सर होगा। इसमें फिक्स्ड एक्सिस है ना? हाँ ये तो फिक्स्ड एक्सिस है। तो इसमें IAR होगा? नहीं, इसमें तो आईओआर वही है जो फिक्स्ड एक्सिस है, और तो कोई है ही नहीं, इसमें कोई अलग से आईओआर नहीं है, वही एक्सिस है, वही अकेला एक्सिस है, और कोई एक्सिस नहीं है इस पर, ठीक है ना। और वो है सेंटर वाला, ये वाला, इसमें और कुछ नहीं है, देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, मैं काम करता हूं सिंपलिसिटी के लिए, सबका रेडियस सेम और सबका मास सेम दे रहा हूं, सबका रेडियस सेम है, सबका मास सेम है, क्वेश्चन इज द सेम, एंड दैट इज जब ये h हाइट नीचे आ जाएंगे, इन दैट केस वेलोसिटी क्या होगा? वी आर assuming here no slipping case। दोनों डिस्क हैं। हाँ, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, वही डिस्क है, मतलब डिस्क ही ले लो, या चलो फॉर ए चेंज सॉलिड स्फीयर ले लो, चलो फॉर ए चेंज, और ये डिस्क है। I've changed it slightly just for a little variety, बार बार सॉलिड सिलेंडर डिस्क ही आ रहा था, तो थोड़ा सा वैरायटी ले लिया, और वैरायटी में क्या हो गया ना, ये जो है सॉलिड स्फीयर है और ये डिस्क है, लेकिन मास दोनों का m है, रेडियस दोनों का r है, और जो मास लटक रहा है उसका भी मास m है, ठीक है। गो अहेड। मैं जो है तब तक अटेंडेंस ले लेता हूं। Jasraj has given a very quick answer, and that is root under 20 by 19 GH. Okay, I'm seeing now quite a few answers, but almost all answers are different. ठीक है ना, 20 by मतलब अंडर रूट के अंदर, बाकी देखो अंडर रूट ऑफ GH तो आना ही है, तो मैं उसके बाद जो फैक्टर है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। फैक्टर है 20 by 19, 5 by 7, 200 by 183, फिर 200 by 179, चेंज भी हुआ। 20 by 29 देखो सबका अलग आंसर आ रहा है, 40 by 43, 20 by 21, ये एक शायद कॉमन है, नहीं ये भी कॉमन नहीं है। 20 by 29, हाँ ये कॉमन है। देहम और सोम का कॉमन है, बाकी सब अलग है। 40 by 73, 20 by 29, एक और कॉमन है निखिल का भी। 20 by 29 कुछ कॉमन है, बाकी सबके अलग आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वी विल जस्ट लुक इनटू दैट, डोंट वरी। ठीक है ना, जस्ट अ सेक, मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूं, मे बी आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्रॉस चेक। ठीक है,
देखो सबसे पहली बात तो mgh तो mgh है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो वो तो आनी है। हाफ mv स्क्वायर है ना, हाफ mv स्क्वायर प्लस इसका भी आएगा v बाय r, तो हाफ mr स्क्वायर बाय 2 इनटू v बाय r का होल स्क्वायर। ये हो गया सर सॉलिड स्फीयर, ऑफ द डिस्क। हाँ कुछ पूछ रहे थे? तो सॉलिड स्फीयर है। नहीं नहीं, ये डिस्क का निकाला है, हम इस सॉलिड स्फीयर का ओके सर। क्या नहीं। अच्छा, सॉलिड स्फीयर में एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इज दैट उसका वेलोसिटी v नहीं होगा, उसका वेलोसिटी v/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी v है। और याद करके देखो, मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया था, ऐसे होता है, तो अगर इसका v होता है तो जो सेंटर का होता है, अगर ये मान लो स्फीयर हुआ, तो जो सेंटर का वेलोसिटी होगा वो होगा v/2। याद करके देखो, ये वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने पहले भी बना रखा है, इसका सेंटर का वेलोसिटी होगा v/2। लेकिन अगर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। हम एक काम करते हैं, हम IOR वाला कर लेते हैं। तो IOR वाला अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा हाफ, IOR का क्या होगा ना, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, लेकिन नीचे शिफ्ट किया तो 2/5 प्लस 1 यानी 7/5, तो ये हो गया हाफ IOR हो गया 7/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होगा, v/r नहीं होगा इस बार v/2 अपॉन r होगा, यानी v/2r होगा, ये डिफरेंस, दैट्स इक्वल टू v/2r का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर मैं इसमें से हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो ये 1 आ जाएगा प्लस 1/2 आएगा प्लस इसका हाफ छोड़ दो, तो ये 4 आता है 7/20 प्लस 7/20, so that is equal to half mv square common 20 है ना, तो 20 plus 10 20 plus 10 30 plus 7 37 37/40 हो जाएगा, यानी ये काम करो इनटू 37/40 ले, हाफ भी हटा, तो देखो 40/37 यानी v is equal to under root of 40/37 into gh, ठीक है ना। देख लेता हूं अब मैं किसी का करेक्ट है, कितने लोगों का करेक्ट है। एक्चुअली बहुत सारे आंसर्स आए इस बार, चलो बट गुड थिंग, बहुत सारे आंसर आने इज अ गुड साइन। और मैं एक चीज बताऊं, इसमें वो जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होता है ना, वही देखना तुमको सिखा देगा सब पूरे चैप्टर। वो मिस्टेक से ज्यादा सीखते हैं हम, समझे ना, जो गलतियां होता है ना तो उससे पता चल जाता है। अब तुमने टर्म्स को सारा देख लिया यहाँ पे, है ना, और उसके हिसाब से करेक्शन कर लो, अगर मान लो करेक्शन करना है तो। एनीवे लेट मी सी हु हैज डन इट राइटली। आई मीन इफ देयर इज 20/19 200 20/19 40/43 20/21 40/73 20/29 40/37, एक ही जने का अंश अग्रवाल has done it right। चलो गुड, अंश अग्रवाल has done it right, एंड बाकियों ने कहीं ना कहीं छोटे मोटे मिस्टेक कर लिए होंगे, कोई बात नहीं बेटे, दैट द फैक्ट दैट यू participated, you have attempted and got it slightly wrong here and there, nothing to worry at all, just get that right where you made the mistake and then correct yourself, ठीक है। So I think that's out here now, so v हो गया in this case equal to what, under root of 40/37 gh, ठीक है। So that is the answer। क्रिश की मैंने तो दोनों को सॉलिड स्फीयर ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग टाइप के मिस्टेक्स होता है, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है कि दोनों सॉलिड स्फीयर दे दिया, तुमने कुछ और ले लिया, हो सकता है, who is denying that, but that's part of the learning process that we have to be careful। भव्य has asked कि लास्ट टर्म समझा दो। ओके, मुझे लग ही रहा था, मैं एक काम करता हूं, लास्ट टर्म को दोबारा समझा दो। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि इसका अगर वेलोसिटी v होता है, क्योंकि ये कनेक्टेड इससे है, तो ये v होगा तो ये v है, यानी इसका जो सेंटर मास का वेलोसिटी होगा वो होगा v/2, यानी इसका जो ओमेगा होगा, ओमेगा वो होगा v/2 अपॉन r, तो v/2r, देख रहे हो मैंने क्या लिया, v/2r ओमेगा स्क्वायर, हाफ फिर i y है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह क्या लिखा है देखो, मैंने v/2r लिया, जबकि इसका देखो ओमेगा मैंने v/r लिया क्योंकि इसका रेडियस r है, लेकिन इसका सेंटर मास का वेलोसिटी v/2 है,
इसलिए अगर मान लो प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता है तो ओमेगा क्या होता है v by r, पर यहाँ पे v by 2 है, इसलिए v by 2r। अब आ जाओ इस टर्म में, सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया होता है 2 by 5 mr², लेकिन मैंने तो हाफ IAOR वाला लिया है, जो मोमेंटम इनर्शिया है वो I of IAOR लिया है, which is momentum inertia about this point। इस बार ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस पे क्या होगा, 2 by 5 mr² plus mr², तो 2 by 5 mr² plus mr² यानी 7 by 5 mr²। That's what I've written here। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह है तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, है ना, प्लस हाफ 2 by 5 mr² प्लस लो। अब ठीक है, जगह है तो कर दिया हमने, इतना कोई जरूरी नहीं था, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट ऑलरेडी, बट फिर भी कर ही दिया। और कुछ डाउट? देहम में आस्क्ड कि इसमें टॉप ऑफ स्फीयर की v होगी एंड v by 2 ऑफ द सेंटर। यस देहम, यू आर राइट, v by 2 सेंटर का। ये वेलोसिटी प्रोफाइल अगर याद होगा मैंने बनाया था उसी के अकॉर्डिंगली है, ये देखो वेलोसिटी प्रोफाइल, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, आई थिंक शायद काइनेमेटिक्स के टाइम, अलग बात है कि अब यूज किया जा रहा है। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में कहता हूं, ये याद करके देखो, हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखा है क्या, जिसमें एक पार्टिकल को ऊपर से जस्ट रिलीज कर दो तो आई थिंक शायद cos इनवर्स 2 by 3 पे जाके वो सरफेस को लीव करता है। आज मैं उसको रिलीज कर रहा हूं, अ स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r, दिस इज सपोज अ हॉलो स्फीयर। चलो अब चेंज और करता हूं, ठीक है, और इसका रेडियस है r। तो क्वेश्चन इज, अगर यहां से रिलीज करोगे find out the theta at which the body leaves the surface। ये सवाल जल्दी करो। आर्यन सेज कि अभी भी बीच बीच में रुक रही है वीडियो। एक्चुअली आर्यन मेरे बगल में लैपटॉप है तो आज मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ लैपटॉप में, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तो लाइक इट सीम्स कि शायद मे बी देयर सम प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट एट योर एंड। एक बार जरा चेक कर लो, ठीक है ना, ब्रॉडबैंड का स्पीड वगैरह कई बार अप डाउन होता रहता है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं सर, पीरियोडिकली आपकी वीडियो रुकती है 5 सेकंड के लिए। अच्छा, लेकिन हाँ। मेरे इसमें बिल्कुल नहीं रुक रहा है। यस सर। अच्छा, अभी भी रुक रही है? नहीं वैसे रुकती नहीं है, सही चलता है, लेकिन हाँ, एक पीरियड के बाद 5 सेकंड रुक जाती है, फिर खुद चल जाती है। अच्छा अच्छा, फिक्स है। हाँ लेकिन मेरे लैपटॉप में बिल्कुल नहीं रुक रहा है, मतलब मैं तो बार बार नजर दे रहा हूँ, सो दैट्स द स्टेटस। बाकी चलो आई डोंट नो, देखते हैं। अच्छा, गर्व आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि नहीं नहीं आपका वीडियो जो है एक आध सेकंड के लिए बीच में रुक जाता है। 100% एक्चुअली ना टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकता है प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट किया है, बट नॉट 100%। क्या करें, है ना, चलो कोई बात नहीं, व्हाटएवर इट इज। अंश सेज की स्कूल में ही टावर लगवा दो वैसे स्कूल में टावर लगाने से आई डोंट नो कितना बेनिफिट होगा। वो कई बार कहते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या प्रोवर्ब है, चिराग तले अंधेरा या कुछ ऐसे है ना कुछ, कि पता चला जहां पे दिया जल रहा है उसके नीचे अंधेरा होता है तो कहीं वही ना हो जाए। अच्छा, आदित्य मात्र दास के हॉलोस्फीयर में आई क्या होता है? हॉलोस्फीयर का आई बेटा 2/3 है, 2/3 mr²। Two by three mr² is the I for holosphere।
Actually देखा जाए तो we are repeating the question. It is just that last time when we did it for a particle, है ना? Particle slide करके frictionless surface पे आ रहा था. इस बार frictionless नहीं है, इस बार तो friction है. पर हम ये मान के चल रहे हैं कि jump off के पहले pure rolling without slipping कर रहा है, उसके पहले slipping नहीं है. ये हम लोग assume कर रहे हैं. ठीक है ना? हाँ जी, go ahead. Okay, the first question that is come up, in fact अभी तक एक ही आया है, and that is from Aryan Jain, and that is इसमें क्या friction work done नहीं करेगा? वैसे आर्यन ने एक आंसर भी दिया है, that is cos inverse of 6 by 11. I will just look into that answer, but I think Aryan has asked a very good question. थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. क्या यहाँ पे फ्रिक्शन इस केस में भी कोई वर्क डन करके कोई लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह नहीं करेगा? व्हाट इज द आंसर? इन फैक्ट लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन अगेन. अरियंत ने पूछा, मैं सबको पूछ रहा हूं, इज फ्रिक्शन डूइंग वर्क हियर? एक पोल करा ले. आज एक भी पोल नहीं हुआ तो चलो इसी पे बहाने एक पोल हो जाएगा, है ना? आज एक भी पोल नहीं हुआ ना, तो तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं फटाफट पोल को टाइप कर देता हूँ. टाइप भी करना पड़ता है ना इसमें तो. ओ इंटरनेट स्पीड अब स्लो हुआ यहाँ पे, दे रहा है यहाँ पे. यानी ऐसे नहीं कि इंटरनेट स्पीड कभी स्लो नहीं हुआ. स्लो तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है. चलो तब तक अगर आंसर आ रहा है तो दे देना. मैं इसको फ्रेम कर रहा हूं पहले, बस हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता. टाइपिंग तो मैं कर ही लेता हूं जल्दी, लेकिन ये कि थोड़ा सा देखना तो पड़ता ही है. Yes, what is the report of the poll? Is friction doing work here? Yes or no? Okay, कई सारे आंसर्स आए. मनशा also cos inverse 6 by 11. Aditya Mathur 6 by 11. Cos inverse, I mean Dhruv Sharma also cos inverse 6 by 11, and so on. चलो ठीक है. The poll is going on very frantically. 20 लोगों ने यानी 20 लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड कर दिया. In the meanwhile एक आध और आंसर भी आ रहा है, cos inverse 6 by 11. यानी जितने लोगों ने भी आंसर दिया है, सब लोगों ने यही आंसर दिया है, cos inverse 6 by 11. That's the answer that I've got till now. So anyway, let's end the polling now. Not many have participated unfortunately. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब मैं इसको एंड करने वाला हूँ. 28 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है, अब 29 हो गया है. I think it's now time to end. Let's share the results. The result is that yes बोला है 11 लोगों ने, ठीक है ना? 11 लोगों ने yes बोला है. लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आज मैं जब शेयर रिजल्ट्स कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरा मूवमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. यही मेरा मूवमेंट हो रहा है क्या आउटपुट में, लैपटॉप में? यस सर, इस बार हो रहा है. यस सर, आज हो रहा है. ये क्या अजीब सा है, मतलब जब मैं घर से लेता हूँ क्लास तब तो मेरा मूवमेंट ही बंद हो जाता है, मैं देखता हूँ आज हो रहा है. चलो खैर कोई नहीं. 11 लोगों ने बोला कि हाँ यस फ्रिक्शन इज डूइंग वर्क, एंड आर्यन बता रहा हूँ, नो बोला है 18 लोगों ने, ठीक है ना? दैट्स द रिजल्ट है. तो यानी लगभग 62% यानी 2/3, ऑलमोस्ट 2/3 लोगों ने यस बोला है, और सॉरी नो बोला है, और यस बोला है 38%. Okay. First of all, the answer is friction in this case is not going to work. The reason is that
the point of application of the force of friction, which is the static friction, does not move. वो मूव नहीं करता। इनफैक्ट याद करके देखो, प्योर रोलिंग के टाइम एक डायग्राम बनाया था ऐसे करके, याद है ना, साइक्लॉइड। ये देखो साइक्लॉइड फिगर बनाया था, याद है ना? यानी ये पॉइंट जस्ट टच करता है और फिर चला जाता है, यानी वो पॉइंट जो टच कर रहा है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर देयर इज नो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इन दिस केस फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इसके कारण क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। चलो एनीवे, लेट मी क्विकली आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया इस तरीके से, यानी इनिशियली mgr प्लस 0 इज इक्वल टू mg r प्लस r, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू mg r प्लस r cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर। या एक काम करिए, तो पॉइंट ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ले लेता हूं मैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है नहीं? तो हाफ हॉलो स्फीयर है, तो 2/3 प्लस 1 तो 5/3, हाफ 5/3 mr स्क्वायर इनटू v बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर। इस बार याद रखना स्मॉल r होगा। ये हो गया पहला इक्वेशन, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा भी है और v स्क्वायर भी है। अब हम v वाला इक्वेशन भी लिखेंगे, एंड दैट इज, अगर देखते हो तो यहाँ पे जो mg होगा ना, ये देखो उसका cos थीटा, यानी दूसरा हो जाएगा mg cos थीटा, दिस वन, ठीक है ना? ये नॉर्मलाइजेशन तो जीरो हो जाता है इस वक्त, इज इक्वल टू m into v स्क्वायर बाय r प्लस r। ये आ गया। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, जो v स्क्वायर है वो हट जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर विल बिकम r प्लस r g cos थीटा, यानी v square is equal to r plus r into g cos theta, ठीक है ना? तो I think now you can put it quickly. तो mg r plus r, ये भी r plus r cos theta है ना? तो implies mg r plus r is equal to, अब यहाँ पे देखो v square की जगह ये आ जाएगा r plus r cos theta, ये वाला, यानी ये काम करो, इसमें भी r plus r into cos theta into m, ये काम करो, यहाँ पे m लिख दो, ठीक है? m हो गया, और g भी आएगा cos theta, और क्या आ रहा है, एक 1 आएगा यहाँ पे, mg into r plus r cos theta, तो 1 आएगा प्लस 5/6, तो यानी 6/11, you are right, यानी theta is equal to cos inverse of 6/11. I think जितने लोगों ने आंसर दिया था, I think quite a few have given the correct answer, and that is so मैं आज के एक बार वो 5/3 वाला समझा दो। इस बार भी मैं IAOR का काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, वो वाला टेक्निक से, हाफ IAOR। तो IAOR क्या होगा, ना सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3, तो 2/3 वैसे सेंटर मास वाला प्लस mr स्क्वायर का शिफ्ट, ये हो गया 5/3 mr स्क्वायर, वही लिखा है 5/3 mr स्क्वायर, और प्योर रोलिंग होने के कारण ओमेगा की जगह लिख दूंगा v by small r का होल स्क्वायर। So that's all, and therefore now you will finally get it, and this is the right answer. Or in fact, good thing was that many of you, I think around 5-6 of you have given the 100% correct answer, ठीक है? सर इन केस में v/2 नहीं लेते? अगर पे और डिस्कशन होगा तो वो हम लोग अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? सर इन केस में v/2 नहीं लेंगे? हाँ जी बेटे, v/2 नहीं इस बार v/2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट रेस्ट पे है और यहाँ पे v वेलोसिटी जा रहा है, ये रेस्ट पे है और ये r है, तो देयरफॉर इस बार v by small r होगा, इस बार v/2 r नहीं होगा, इस बार नहीं, ठीक है? क्योंकि इस बार जो सेंटर मास है तो उसी का वेलोसिटी v है। उस वाले में v/2 इसलिए लिया था क्योंकि v जो है ना टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी था, सेंटर मास का v/2 था, इसलिए मैंने टेकन v/2 अपॉन r लिया था। दैट वाज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस बार तो सेंटर मास का खुद का वेलोसिटी v है और रेडियस r है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो देयरफॉर v by r not v/2r, ठीक है? आई होप दैट्स कन्विंसिंग। चलो, आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टाइम फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू, अभी जंपिंग वगैरह का के ऊपर और डिस्कशन बचता है,
we'll do that in due course of time. So we'll continue tomorrow. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बेटे. थैंक यू सर. Okay. Thank you. Have a good day.